MDH मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी भारत की कनाडा को खरी खरी सुनाए जाने को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के आरोपों को भारत ने खारिज किया है और इस पर कनाडा को आड़े हाथों लिया है भारत ने। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही साथ न्यूज नाइट में विशेष चर्चा करेंगे मुफ्त की रेवड़ियों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद जारी बीजेपी कांग्रेस के घमासान की बात करेंगे और मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, लेकिन राज्यों की जनता पर यह कितना भारी है। बात महाराष्ट्र और झारखंड के सियासत की भी होगी। खबर क्रिकेट के मैदान से भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के आरोपों को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कनाडा उच्चायोग के अधिकारी को तलब कर लगाई फटकार। कहा ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम। मुफ्त की रेवड़ियों पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस में घमासान जारी। बीजेपी ने कहा कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में आती है वहां की वित्तीय स्थिति के लिए चुनौतियां लेकर आती है। महाराष्ट्र झारखंड में गरमाई राजनीति। शायना एनसी पर विवादित टिप्पणी पर सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांगी। झारखंड में इंडी गठबंधन में कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला। कल अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। श्रीनगर के खानियार इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर उस्मान ढेर गैर स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों पर हमले में था शामिल। मुंबई टेस्ट में दूसरे दिन टीम इंडिया का जलवा। न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 9 विकेट पर 171 रन, 143 रन की बढ़त। रविंद्र जडेजा ने झटके 4 विकेट। और कनाडा की ओर से लगातार दिए जा रहे अनर्गल बयानों का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। कनाडा के विदेश उपमंत्री डेविड मॉरिसन ने एक संसदीय पैनल में भारत के गृह मंत्री का नाम लिया था। इस पर भारत ने कनाडा उच्चायोग के अफसर को तलब किया और गृह मंत्री का नाम लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत की ओर से स्पष्ट कहा गया कि अमित शाह पर लगाए गए आरोप निराधार और बेतुके हैं। कनाडा जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत यह आरोप लगा रहा है। लगातार अनर्गल आरोप लगा रहे कनाडा को भारत ने एक बार फिर से सख्त संदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत ने न केवल सख्त प्रतिक्रिया दी बल्कि कड़ा एक्शन भी लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया और एक राजनयिक नोट सौंपा है। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्रवाई के संदर्भ में एक राजनयिक नोट सौंपा। नोट में कहा गया कि भारत सरकार उपमंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह खुलासा हुआ कि कनाडा के उच्चाधिकारियों ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक किए। ये केवल वर्तमान कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार पैटर्न के बारे में भारत सरकार के लंबे समय से चले आ रहे दृष्टिकोण की पुष्टि ही करता है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार की तरफ से सूचित किया गया है कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। उनके कम्युनिकेशंस को भी बाधित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर भी कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध किया है। As we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions, by citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices. कनाडा सरकार की नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 रिपोर्ट में भारत के बारे में की गई टिप्पणी पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई थी। हाल ही के दिनों में कनाडा ने भारत पर कुछ आरोप लगाए, जिसका भारत ने पुरजोर खंडन किया और कहा कि कनाडा ने इस बारे में कोई सबूत ही नहीं सौंपे। हाल ही में कनाडा की ओर से भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाए जाने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया और कनाडा के राजदूत को तलब किया। कुछ ही घंटों बाद भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। इसके बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। भारत ने बार बार साफ किया है कि कनाडा अपने आरोपों पर कोई सबूत नहीं दे रहा। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यहां हम आपको बताएंगे कि दरअसल भारत कनाडा के संबंध किस तरह से बिगड़े और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। हम यह भी आपको बताएंगे कि दरअसल ये जो बाहर से दिखता है वो असल में ऐसा है नहीं और इसके पीछे कनाडा के वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी शामिल है। लेकिन आपको पहले समझाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या रहा। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत की ओर से घोषित आतंकवादी था, उसकी हत्या हो जाती है। और यह समझने की जरूरत है कि हरदीप सिंह निज्जर भारत की ओर से घोषित आतंकवादी था। फर्जी पासपोर्ट पर वो कनाडा पहुंचा था और उसके बाद वो फर्जी दस्तावेजों के सहारे वहां का नागरिक भी बना था। 18 सितंबर 2023 को संसद में जस्टिन ट्रूडो का निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि जो भारत सरकार के एजेंट हैं उन्होंने निज्जर को मारा है। और ऐसे में इस पर जाहिर तौर पर 18 सितंबर 2023 को कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। ये कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित किया और इस पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई और भारत की तरफ से भी ये वो किया गया। 19 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया, देश छोड़ने का आदेश दिया और उसके साथ ही साथ 6 अन्य जो डिप्लोमेट्स थे उनको भी देश छोड़ने का आदेश दिया। 21 सितंबर 2023 को भारत कनाडा सरकार के आरोप राजनीति से प्रेरित है, यह कहा भारत ने, कहा कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। अभी हम आपको यह भी बताएंगे कि दरअसल यह राजनीति है क्या और यह पूरी राजनीति समझाएंगे आपको, लेकिन यह जो पूरा घटनाक्रम है इसको भी समझने की कोशिश करिए। भारत ने कहा कि कनाडा सरकार के सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। 14 अक्टूबर 2024 को निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय उच्चायुक्त बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट शामिल, यह कनाडा की तरफ से किया गया और कहा गया कि जो भारत के वहां उच्चायुक्त हैं वो बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्चायुक्त को किया तलब और इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। तो इस तरह की तमाम चीजें लगातार होने लग गई और उच्चायुक्त समेत 6 अधिकारियों को स्वदेश बुलाने का फैसला किया गया। ये दरअसल इसको ये भी समझ सकते हैं कि भारत ने कहा कि इन 6 अधिकारियों को एक टाइम लिमिट दी और कहा कि देश छोड़ना होगा। कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को किया गया निष्कासित। भारत ने 6 राजनयिकों को उनके उच्चायुक्त समेत उनको निष्कासित कर दिया, देश छोड़ने का आदेश दिया। 16 अक्टूबर 2024 को ट्रूडो ने किया स्वीकार, निज्जर हत्या में नहीं कोई ठोस सबूत। तो यह भी अपने आप में समझने की जरूरत है कि जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास ठोस सबूत हैं, उन्होंने संसद में इस बात को स्वीकार किया, जस्टिन ट्रूडो ने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने, कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ट्रूडो ने कहा कि केवल खुफिया जानकारी के आधार पर लगाए गए थे आरोप, केवल खुफिया जानकारी के आधार पर ये आरोप लगाए थे, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा घटनाक्रम चला दरअसल उसके पीछे की सियासत क्या है। भारत ने कहा कि आतंकियों, अलगाववादियों को बचा रही है ट्रूडो सरकार, जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत के द्वारा एक घोषित आतंकवादी की अगर वहां पर किसी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिस पर यह सारा ये जो चीजें हो रही हैं ये अपने आप में इतिहास है।
भारत ने कहा आतंकियों, अलगाववादियों को बचा रही है ट्रूडो सरकार। आखिर क्यों बचा रही है ट्रूडो सरकार, यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे दरअसल सियासत है। ट्रूडो की सिख सियासत है। क्या यह सिख सियासत? कनाडा में सिखों की आबादी लगभग 8 लाख है। 8 लाख एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है, 2% उनकी संख्या है। यह कुल जनसंख्या का 2% है। 2% है, लेकिन उसके बावजूद बहुत प्रभावशाली है और सत्ता में इनकी जो भागीदारी है वो लगभग 4% है। इनकी तुलना में संसद में इनका प्रतिनिधित्व 4% है। जैसा कहा कि सत्ता में इनकी भागीदारी 4% है, 2% इनकी आबादी है। वे किसी भी सरकार को बनाने बिगाड़ने में बड़ी अच्छी और बड़ी मजबूत भूमिका निभाते हैं। उनका अहम रोल रहता है किसी भी सरकार के बनने बिगड़ने में। आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही है खालिस्तानी समर्थक। जैसा लोगों के मन में भ्रम होगा कि तमाम सिख है वहां पर वो खालिस्तानी समर्थक है, ऐसा नहीं है। जो सिख वहां मौजूद है उनमें बहुत छोटा सा ऐसा हिस्सा है जो खालिस्तानी समर्थक है। लेकिन कनाडा की लोकल पॉलिटिक्स में उनका अच्छा खासा दबदबा है, क्योंकि वो वहां गुरुद्वारों में उनकी अच्छी पैठ है और उसके जरिए वो जो संदेश देते हैं वो सिख कम्युनिटी में कहीं ना कहीं जाता है और उसके जरिए जो सिख कम्युनिटी है उसके ऊपर उनका दबदबा है। और कनाडा की लोकल पॉलिटिक्स यानी कि यहाँ की जो स्थानीय पॉलिटिक्स है उस पर उनका अच्छा खासा दबदबा है। इनका गुरुद्वारों पर कब्जा रहता है, वो सिख मतदाताओं को प्रभावित करते हैं इन गुरुद्वारों के जरिए, ये जैसा कि हमने आपको बताया। और इसके साथ ही साथ खालिस्तान के समर्थन के लिए कुख्यात जगमीत सिंह ऐसा ही एक उदाहरण है। जगमीत सिंह वहां के एक सांसद हैं और वो एक ऐसा ही उदाहरण है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो खालिस्तान का समर्थन करता है। उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास कनाडा की संसद के निचले सदन में 25 सीटें हैं। 25 सीटें जगमीत सिंह की पार्टी के पास में हैं। और जगमीत सिंह का पूरा रोल क्या है यह भी समझने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं आपको कि इस पूरी सियासत में जगमीत सिंह का क्या रोल है, उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या रोल है। दूसरे कार्यकाल में जस्टिन ट्रूडो ने उन्हीं के समर्थन से, उनके सहयोग से बहुमत जुटाया था। बहुमत उनका न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो जगमीत सिंह की थी उनके बदौलत हासिल हुआ, उन 25 सीटों की बदौलत। लेकिन सितंबर 2024 में एनडीपी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया, अपने 25 सांसदों को वापस खींच लिया और ऐसे में ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। तो यह समझिएगा ये सारा खेल है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ चुकी है, लेकिन यहां पर एक दूसरा खेल यह है कि अब जगमीत सिंह इसलिए यह पास नहीं हो रहा है क्योंकि जगमीत सिंह एनडीपी यानी उनकी जगमीत सिंह ये प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने समर्थन तो वापस ले लिया है, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है उस पर वो उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज के समय में कनाडा के अंदर ट्रूडो की लोकप्रियता सबसे खराब स्तर पर है। बहुत सारे मोर्चों पर ट्रूडो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक महज 28% लोग उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बुरा दौर है और यहां इस बुरे दौर में वो सिख समर्थन जुटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो एंटी इंडिया भावनाओं को तूल दे रहे हैं, एंटी इंडिया भावनाओं को तूल दे रहे हैं, सिख समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खालिस्तान का जो कार्ड है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि हरदीप सिंह निज्जर एक जो कुख्यात आतंकवादी था उसकी हत्या पर, जो फर्जी पासपोर्ट पर वहां गया था, जो भारत का घोषित आतंकवादी है, उसको उन्होंने अपना नागरिक घोषित किया और उसके बाद उसकी जब वहां पर आपस में जो उनकी आपस में जो भी लड़ाई रही हो उसमें जब उसकी हत्या हो जाती है तो वो सारा आरोप भारत पर मढ़ते हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनको अपने आप को साफ दिखाना था और दूसरी तरफ जो सिख थे उनका वोट बैंक भी जुटाना है। तो ये कुल मिलाकर सारी बात आपको शायद समझ में आ गई हो कि मामला इतना साफ नहीं है। दरअसल मामला सिख वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से गारंटियां बन गई हैं गले की फांस, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया,
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे कांग्रेस की ओर से चुनावों में दी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों पर। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत के बाद इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावों में कांग्रेस की गारंटियों पर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत और फिर उस पर PM मोदी की कड़ी टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में आती है, वहां की वित्तीय स्थिति के लिए चुनौती लेकर आती है। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई, और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। दरअसल खड़गे के ट्वीट के बाद शुक्रवार शाम PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। PM मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। अभियान दर अभियान वह लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे भी जानते हैं कि वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि वो पहले सच बोल रहे थे या बाद में। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि युवाओं के सुझाव प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। अब मतलब ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, खड़गे जी अभी सच बोल रहे हैं, 24 घंटे पहले सच बोल रहे थे। मतलब तारीख बदली और तकरीर बदल गई। बीजेपी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में है, वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। हिमाचल में तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरी दे सकें। ऐसी ही हालत कर्नाटक में है, जबकि PM मोदी ने जन धन खाता योजना, स्वच्छता अभियान, OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाने सहित जितने भी वादे किए थे, उन सब को पूरा करके दिखाया है। बीजेपी की ओर से रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था, देश के आर्थिक विकास,
ईपीएफओ के आंकड़े देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, भारत पाकिस्तान सीमा एवं भारत चीन सीमा के हालात, दुनिया की महाशक्तियों के साथ भारत के संबंध, दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों सहित कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि पीएम मोदी ने देश को कांग्रेस राज की तरह कभी झुकने नहीं दिया, बल्कि हर जगह भारत का मान सम्मान बढ़ाया। कि कांग्रेस जो घोषणा करता है वो बिना बजट करता है, बिना स्टेट का रिसोर्स देखते हुए करते हैं। राहुल पगलापन करते हैं। हिमाचल आज उसके लिए सफर कर रहा है। कर्नाटक में डेवलपमेंट एक प्रकार में रुक लग गया है। कुल मिलाकर खड़गे के बयान से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर दिख रही है और मुफ्त की रेवड़ियों का कमाल फिर से सियासी घमासान का हथियार बन गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनावों में दी गई गारंटियां अब राज्य की जनता के लिए भारी पड़ रही हैं। फिलहाल कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की गारंटियों का मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ रहा है। कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सरकार भी अपनी गारंटियों के चलते खराब वित्तीय हालत के कारण बीजेपी के निशाने पर है। में कांग्रेस की गारंटियों का मसला लगातार सुर्खियों में है। हाल के दिनों में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह साफ हो चुका है कि इन गारंटियों की वजह से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार का बजट बिगड़ चुका है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि पार्टी की गारंटियों की वजह से कर्नाटक की वित्तीय स्थिति मुश्किल में है। I do agree that there is a strain on the finances. Everybody agrees, but that doesn't mean that we are going to stop them. We have, as I said, we have made a provision in our budget, 56,000 crores consciously. It's not just off the cuff we have done it and now we got into trouble. Yes, there is a strain on the budget, but definitely we continue to implement. दरअसल ये पूरा मामला मल्लिकार्जुन खड़गे की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने अपने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि वही गारंटी दें जिसे पूरा किया जा सके। खड़गे की ये टिप्पणी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की चुनावी गारंटियों के संदर्भ में थी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटी दी थी। जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस 5 गारंटी पूरा करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 21% भाग है। बीजेपी इन गारंटियों को लेकर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर राज्य को बदहाल करने का आरोप लगा रही है। The state finances are in doldrums. He has taken more than 1 lakh crore loans last year and this year also. So every year, if you take more than 1 lakh crore, the committed expenditure has crossed 100%. Committed expenditure has crossed 100%. That means there is no money for development. Therefore, a prudent finance management is necessary, and Siddaramaiah, because of his political ambition and compulsion, is not trying to see the truth. Mr. Bommai presented his last budget as Chief Minister. We had presented a revenue surplus budget. Today, Karnataka, under Siddaramaiah, and its mindless, irresponsible, populist economic model is now a revenue deficit budget state, and in the last budget the revenue deficit was more than 12,000 crores. फिलहाल कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की गारंटियों का मसला सियासी तौर पर तूल ले रहा है। कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस की हिमाचल और तेलंगाना सरकार भी अपनी गारंटियों के चलते खराब वित्तीय हालात के कारण बीजेपी के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही रहेगा, फ्रीबी राजनीति, सत्ता का खेल या राज्य का नुकसान। दरअसल जो फ्रीबी राजनीति है उसको समझने की जरूरत है कि फ्रीबी राजनीति किस तरह से सत्ता का खेल है या फिर राज्य का नुकसान है। और जैसा कि शुरू में कहा कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, लेकिन इस मुफ्त के चंदन से राज्य की जनता को दरअसल कितना नुकसान होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। जयराम विप्लव, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत है। कमरू चौधरी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और प्रफुल्ल केतकर, एडिटर ऑर्गेनाइजर के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर चौधरी साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहें
तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो एक तरह से कहा जाए उसको स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, सच्चाई स्वीकारोक्ति उनसे निकली और उसके बाद ये सारा घमासान है। तो जब कम से कम एक आपके बड़े नेता ने इस बात को स्वीकार कर लिया है तो क्यों नहीं उस चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर इतना उठापटक क्यों? समझना होगा निखिल जी, कभी राजनीति में सरकार को चलाती है पार्टियां। अगर कांग्रेस की सरकार है कहीं पे तो कांग्रेस का अध्यक्ष का अधिकार है उसको सही रास्ता दिखाने का। अगर खड़गे जी ने कुछ बोला होगा तो सोच समझकर बोला ही होगा, लेकिन आंकड़े जो है वो आंकड़े कुछ और बयान कर रही। अगर आप देखो इसका, अगर इकोनॉमिकल डाटा मैं बोलना चाहूंगा फिर, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता ने आंकड़े का ब्यौरा देते हुए बोल रहे कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है कर्नाटका या कांग्रेस रूल स्टेट्स का उसका बहुत बुरा हालत है। लेकिन आज आप डेब्ट टू जीडीपी जिसको बोल रहे हैं, कर्ज का और जीडीपी का रेशियो अगर पकड़े, अगर मैं हिंदुस्तान का पूरा पिक्चर ले लूं आज के डेट में 83% चला गया है। 83% माइंड कीजिएगा। वही जगह में हिमाचल का 42% खराब है, मैं मानता हूं। कर्नाटका का 23% है, तेलंगाना का 27% है। इसको अगर खराब स्थिति मानोगे तो फिर हिंदुस्तान का वित्तीय अवस्था और खराब से खराब, बदतर से बदतर हो चुका है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन राज्यों की बात आपने कही, आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक का 42% और भारत सरकार का जो भारत का है वो 83%, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। ये आंकड़ा कहां से लाए हैं? ये आंकड़ा कहां से लाए हैं? IMF का डाटा, और जो आपने कहा ये डेटा, इसके बारे में तो खैर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, वो इसकी तस्दीक करेंगे। लेकिन कम से कम फैक्ट आप चेक करिएगा। ये फैक्ट जो मेरे साथ दो और मेहमान हैं वो बताएंगे कि कितना सही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो आपने कहा कि वो भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया हो, लेकिन ये मैं फैक्ट के साथ आ रहा हूं, वो फैक्ट चेक करने के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और जी परमेश्वर जो आपके गृह मंत्री भी हैं कर्नाटक के, अभी हमने थोड़ी देर पहले उनकी बाइट सुनाई, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए स्वीकारोक्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये डेटा तो आप लेकर आ रहे हैं। नहीं, कर्नाटका में अगर उसका जीडीपी है 3,33,000 करोड़ का और नेशनल इससे लगभग 50% ज्यादा है। आप ये समझ लीजिए कि कर्नाटका में रेवेन्यू सरप्लस बजट बीजेपी की सरकार ने पिछली बार दिया था, आप रेवेन्यू डेफिसिट हैं 12,000 करोड़ के घाटे में है। तो 12,000 कौन सा मायने रखता है? मोदी जी जैसे जुमलाबाजी करके नोटबंदी लाए थे, हम तो आपको सीधे सामने रख रहे हैं, सीधे डेटा रखा, वो रेवेन्यू सरप्लस थे, आप रेवेन्यू डेफिसिट में हो गए। आप ये बताओ मेरे को, नोटबंदी का टाइम में जो नोट बंद हुए थे और नया नोट छापने में 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने उड़ा दिए। अरे गूगल का पन्ना खोल लो, उसमें 2 वर्ड शब्द डाल दो। ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि इतने सारे रुपए उड़ा दिए? ये देखिए आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं। मैं तो सीधे कह रहा हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट बना दिया, रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट बना दिया या नहीं, 12,000 करोड़ के घाटे में है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। ठीक है, सीधे कंपैरिजन है, उसमें तो कहीं कुछ जाना भी नहीं है, आंकड़ा सामने आपके सामने है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान का या राज्यों का 2,000-5,000 करोड़ अगर लोगों का कल्याण में खर्च हो जाते हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को इसमें जोड़ूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं चौधरी साहब, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, 11वें से 5वें नंबर पर गेन किया है। मैं चाहूंगा कि जयराम विप्लव इस बात को बताएं कि दरअसल अर्थव्यवस्था के मामले में किस तरह से ये जो जिन राज्यों का नाम इन्होंने गिनाया और जो बाकी राज्य हैं, कैसे आप इसको कंपेयर करेंगे और कैसे बताएंगे, क्योंकि ये जो सारे आंकड़े लेकर आए हैं इसका जवाब आप देंगे। देखिए निखिल जी, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, उक्ति है कि अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कुछ कहा, पक्ष और विपक्ष छोड़ दीजिए, अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वयं में एहसास हो गया कि चुनाव में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करके, कुछ मुफ्त की और भत्ते देने वाली योजनाएं पेश करके, जब आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास कोई खाका नहीं है, आप कैसे पूरा करेंगे, इसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो स्थिति बनती है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसी, तेलंगाना जैसी। और पीछे 2 राज्य का उदाहरण जनता ने वहां जवाब भी दे दिया, वहां के नौजवान और किसानों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनको माकूल जवाब दिया। ये वहां घोषणा करके आए थे कि
कर्जा माफ कर देंगे और युवाओं को भत्ता देंगे। इन्होंने 5 साल में ऐसा कुछ नहीं किया। आज हिमाचल के हालात ये हैं कि वहां पर सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, वहां पर टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने की बात सरकार कर रही है, और जो हालात है वो सार्वजनिक है। आप इधर उधर की आंकड़ों में घुमाने का प्रयास मत करिए। और मेरा निवेदन है, कृपया करके ये आंकड़ों वाला ज्ञान जाकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनाइए। देश तो स्पष्ट चित्र देख रहा है कि एक तरफ कांग्रेस के शासन में वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, सरकार का खजाना खाली हो रहा है, और न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो भी कांग्रेस की सरकार पहुंचाने में विफल है। यही कारण है कि पिछले 25 वर्षों में एक भी कांग्रेस की सरकार वापस नहीं लौटी है, और केंद्र में भी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार ने जनता का आशीर्वाद प्राप्त ठीक है। किया हम फ्रीबी योजनाओं की बात कर रहे हैं जयराम जी, इस पर प्रफुल्ल जी से जानना चाहेंगे। दरअसल मुझे लगता है कि कई बार डिबेट में प्रफुल्ल जी बात होते होते एक जगह से दूसरे जाते हुए थोड़ी सी डिविएट भी हो जाती है। शायद हम थोड़ा सा डिविएट इस पॉइंट को लेकर के हुए हैं कि बात फ्रीबी योजनाओं की हो रही है कि आखिर फ्रीबी की जो ये योजनाएं हैं ये क्या आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कोई इसके ऊपर एक गाइडलाइन होनी चाहिए, कोई एक कानून होना चाहिए कि कौन सी योजनाएं फ्रीबी के तहत लाई जाएं और उसको आप इस तरह से नहीं ला सकते, या अगर आप लेकर के आते हैं तो कम से कम कहां से उसका अर्थतंत्र कैसे विकसित करेंगे, कहां से उसके लिए फंड लाएंगे, इन चीजों को जनता को भी जानना होगा। क्योंकि एक बार इस तरह की योजनाएं आती फिर बाद में पता चलता है कि जनता इस मामले में बेवकूफ बन गई है। निखिल जी, ऐसा है कि ये कोई पहली बार तो चर्चा हो नहीं रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भी कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन के सामने भी कौन सी गारंटी जी किए जाते हैं, उसका एक रियलिस्टिक इसका सबकी तरफ से हो रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सिद्धारामैया जी की उपस्थिति में ये कहा। ये मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मैसेज भी है, क्योंकि वहां के कर्नाटक का इंटरनल कांग्रेस का इक्वेशन भी होगा, शायद इसलिए कहा होगा। लेकिन ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हीं गारंटियों का आश्वासन दो जिनको पूरा कर सकते हो। ये पॉलिटिकली बहुत वाइज है, इकोनॉमिकली भी वाइज है। वाइज इकोनॉमिक्स और गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, ये हमको समझना चाहिए। क्योंकि जब हम एक प्रोबेबिलिटी रखते, जैसे हिमाचल में एक वादा किया कांग्रेस ने कि हम जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल काम करने वाले गवर्नमेंट में है, उन सबको रेगुलराइज करेंगे। और छोटा मोटा नहीं था, प्रियंका गांधी ने अपनी हर सभा में इसको किया था। हुआ क्या वास्तविक रूप में, जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उनको कॉन्ट्रैक्ट पर से भी निकाल दिया गया। फिर ये जो कर्नाटक का था, सारी महिलाओं को फ्री ट्रैवल का आश्वासन दिया, लागू करने का प्रयास भी हुआ, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अब स्थिति क्या आ गई है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट ही घाटे में आ गया कि हम बसें ही नहीं चला पाएंगे अगले महीने से। तो ये स्थिति आ जाना किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है, ये पार्टी का विषय नहीं है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे 83%, 43%, भाई साहब आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझिए। जब आप देश के किसी भी, आप एक तो पहले तो आप जीडीपी के प्रोपोर्शन में परसेंटेज बोल रहे हैं, तो उसको तो आईएमएफ ने कहा है कि भारत ने अपने डेफिसिट को बहुत अच्छे से मैनेज किया। जहां तक 83% की बात है, तो ये तो किसी भी देश के बारे में बहुत नॉर्मल है, क्योंकि उसके तुलना में हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो देखें। आप यदि एक देश के 83% डेट की एक स्टेट के डेट से यदि तुलना करेंगे तो ये कैसे चलेगा? क्योंकि इसमें तो स्टेट का बहुत सारा हिस्सा जो है, चाहे वो जीएसटी से मिलने वाला हो, चाहे वो केंद्र से भी आता है। तो ऐसे में आप इस तरह का आर्गुमेंट नहीं दे सकते। आपको पूछा गया है कि क्या गारंटीज के बारे में ये ट्रांसपेरेंसी और प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि जो लागू करने की संभावना है उन्हीं पर लागू करे। ठीक है। और यहां जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, तो
तो ट्रैक रिकॉर्ड पर बात कीजिए, और आपको राजनीतिक पॉइंट्स भी स्कोर करने हैं तो कीजिए, लेकिन केंद्र की और राज्य की तुलना करके आप दो राज्यों की कीजिए, बीजेपी शासित है तो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केंद्र और राज्य की आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑयल रिजर्व, इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। अभी तो गोल्ड ट्रांसफर हुआ, तो ये सारे फैक्टर उसमें होते हैं, इसलिए आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आज यूएसए का कितना है आपको पता है? टोटल जीडीपी का डेट रेशियो कितना है यूएसए का? 136% है। लाइव दिखा सकता हूं अभी आपको। ठीक है, ठीक है। आप गलत चीजों को, आप एप्पल और ऑरेंजेस को नहीं कंपेयर कर सकते। यहाँ एप्पल और ऑरेंजेस का बात ही नहीं हो रहा है निखिल जी। मैं दो शब्द बोल दूं यहाँ पे। नहीं, कमरू साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, और दरअसल मैं इस निवेदन के साथ आना चाह रहा हूँ कि ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट्स आप सब लोग स्कोर करेंगे ही, जैसा कि प्रफुल्ल केतकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल पॉइंट्स आप स्कोर करें, पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आए, आप हैं, जयराम विप्लव जी हैं, आप लोग करें, लेकिन अगर थोड़ी अच्छी सी डिबेट करें और इसमें यह समझने की कोशिश करें कि जो अभी कहा कि बेस्ट इकोनॉमिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स, तो जब एक बार खड़गे साहब ने ये कदम उठा लिया है तो क्यों नहीं उसी बात को आगे फॉलो किया जाए, उसको कहें कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है, अब कम से कम आगे से हम भी करेंगे और बाकियों को भी कहेंगे, यानी कि कम से कम जो आपके विपक्षी हैं आप उनके ऊपर भी ये दबाव बना सकते हैं। निखिल जी मैं बोलूं अभी जी, देखिए मैं यहाँ पे डिबेट में आया हूँ कोई इको चैम्बर में बैठने के लिए, माफ कीजिए मैं नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे सच को सच के तरह बोलने के लिए आया हूँ, कड़वा लगे किसी को तो लगे, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, एपोलोजेटिक नहीं हूँ यहाँ पे। मेरा एक सीधा सा बात है, एक सीधा सा सवाल है, अगर आप देश का अर्थव्यवस्था का बारे में चिंता नहीं करोगे, अगर देश कर्जा में डूब रहा है तो इसका बारे में हम नहीं बात करेंगे। अगर आप उदाहरण दोगे कि राज्य का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत बुरा से बदतर होते जा रहा है ये फ्रीबी का वजह से, तो मैं ये पूछता हूं कि आज आप जिस तरह से इकोनॉमी ऑफ द रूरल मिडिल क्लास या तो फिर जो गरीब जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ये फ्रीबीज का वजह से क्या उनका इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। अगर उसी का कंपैरिजन मैं कर दूं, मोदी जी का जो पेट स्कीम लाए है, पीएलआई स्कीम जो है वो लाए हैं, उसमें कितना रुपए बजट किया है मोदी जी ने? 2 लाख करोड़ का। इसीलिए मैं बोलता हूं मोदी का गारंटी उद्योगपतियों का गारंटी है और कांग्रेस का गारंटी गरीबों का गारंटी है, वरना जो है कि गरीबों के लिए कुछ भी करो तो ये जो जितना इकोसिस्टम है बीजेपी के, ये तिल मिला जाता है और कांग्रेस पे अटैक करना चालू करते हैं। ले लेते हैं आपकी बात का जवाब लेते हैं। जयराम विप्लव जी ये कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए करते हैं और आप लोग जो उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। देखिए एक लाइन स्पष्ट है, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही बयान से प्रमाणित होता है कि उतने ही वादे करने चाहिए जिसको आप पूरा कर सके। गारंटी राहुल गांधी भी देते हैं, गारंटी केजरीवाल भी देते हैं और गारंटी मोदी जी भी देते हैं, लेकिन जनता ने मोदी जी की गारंटी पर मुहर लगातार लगाई है क्योंकि मोदी की गारंटी जमीन पर उतरती है। अगर मोदी जी कहते हैं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सभी बुजुर्गों को मिलेगा, तो चुनावी वादे को आज उन्होंने दीपावली की पूर्व संध्या पर पूरा करके दिखाया, लेकिन ये कर नहीं पाते। सवाल झूठे वादे करने के ऊपर है और वो सवाल भी इनकी पार्टी के भीतर से उठ रहा है। और अर्थ से बड़ा राजनीति क्या होता है? अभी देखिए इस आर्थिक सवाल के ऊपर सबसे बड़ा राजनीतिक नेतार छुपा हुआ है कि राहुल गांधी की गारंटी पर हमला बोला है खड़गे साहब ने, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। जो बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित किया जाता है उसका बदला वो ले रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं कि राहुल बाबा उतनी ही वादे करो जिसको आप पूरा कर सको। ये राहुल गांधी के वादे हैं, ये गारंटी सिद्धारमैया के नहीं थे, न कमरू चौधरी के थे, गारंटी तो राहुल गांधी के थे। आपका पॉइंट मैं प्रफुल्ल केतकर जी से समझना चाहूंगा। चैलेंज किया है। ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी, समय चूंकि बहुत कम रह गया है, एक तो ये आपने देखा कि जयराम विप्लव जी एक नया पॉइंट लेकर आए हैं कि ये दरअसल कहीं ना कहीं राहुल गांधी की का जो नैरेटिव रहता है चुनाव में, उसके ऊपर ये एक तरह से प्रहार था। दूसरी चीज, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि एक नई तरह की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी वाली पॉलिटिक्स, बेहतर इकोनॉमी वाली पॉलिटिक्स का वक्त है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल पॉइंट्स रहेंगे। मान लो ये कहेंगे उद्योगपतियों के लिए, हमारी तो सामान्य इसके लिए, फिर बीजेपी कहेगी नहीं हमने इतने लोगों को फ्री में राशन दिया, तो ये तो राजनीतिक उत्तर रहेंगे। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रोबिटी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी
हम अपनी योजनाएं, अपना मैनिफेस्टो, अपनी गारंटी, अपना संकल्प पत्र, जो भी आप उसको कह रहे हो, वो बनाते हुए क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है क्या, कोई डेटा सपोर्ट करने वाला है क्या, उस स्टेट की आज की स्थिति क्या है, जनसंख्यात्मक स्थिति क्या है, रिसोर्सेज की स्थिति क्या है, उसमें वित्तीय रिसोर्सेज क्या है और एक्चुअल जिसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, फ्यूचर लायबिलिटीज। ऐसा नहीं कि लोन लेकर उसमें से चीजें खड़ी नहीं होती, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन्स लेकर उसमें से बहुत सारा मनी जनरेट भी किया जाता है और ये बहुत सारी इकोनॉमियों ने किया है जी। लेकिन उसके पीछे भी क्या कोई ठोस लॉजिक है क्या? जब आप इन भाषा की बात करते हो और कामरू जी ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि हिमाचल में और कर्नाटक में जो वादे किए थे उनको वापस लेना पड़ा है। ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खराब है कि आप जिनको, जैसे आपने कहा 15,000 प्रति एकड़ हर किसान को देंगे, ये कर्नाटक में वादा किया था, उस पर लागू नहीं कर पाए। आपने कहा था कि भाई आप कास्ट सेंसस लागू करेंगे, तो 2011 का भी अभी कर्नाटक में लागू नहीं कर पाए। आपके प्रियंका गांधी ने बार बार हर सभा में कहा कि हर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेगुलराइज करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उस पर से भी निकाल जी। दिया। दरअसल तो खड़गे साहब ने भी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आप ये कंपैरिजन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्टेट्स की कीजिए, आप सेंटर की कंपैरिजन करके आपको पॉलिटिकली भी फायदा नहीं होगा, इकोनॉमिकली तो हो ही नहीं रहा। जी बिल्कुल। और ये खड़गे साहब ने कहीं ना कहीं जो बात कही है, मैं ये कह रहा हूं कि उसको भी आत्मसात करने की जरूरत है कि जो पूरा कर सके, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि जो पूरा कर सके वही वादे करें और ये देखें कि इकोनॉमिकली क्या फीजिबल है, क्या वायबल है। आज चर्चा में बस इतना ही रहेगा, वक्त हमारे पास इतना ही। जयराम विप्लव जी आपका, कमरू चौधरी जी आपका और प्रफुल्ल केतकर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इसके बाद बात करेंगे, छठ पूजा का पर्व आ रहा है और रेलवे के क्या इंतजाम है उसके लिए, ये आपको दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे कि छठ पर रेलवे के क्या इंतजाम है। तो देखिए, इस बार रेलवे में कुछ बदली से तस्वीर नजर आ रही है। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, दिवाली गुजरी है और अब छठ पूजा का इंतजार है। इस दौरान यात्रा की मांग बढ़ जाती है और भारतीय रेल पर इस दौरान खासा दबाव रहता है। यात्री अपने गंतव्य तक सुरक्षित और सुविधापूर्वक यात्रा कर सके, इसको लेकर रेलवे ने इस बार जबरदस्त इंतजाम किए हैं। विशेष बात है कि बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए और उमड़ती हुई यात्री की भीड़ के मुताबिक ही सुविधाओं में इजाफा भी किया गया है। तो इस बार रेलवे की तस्वीर कुछ बदली से नजर आ रही है। इस बार त्योहारी सीजन में रेल यात्रा के वो दृश्य नदारद हैं जिसमें आपको एक के ऊपर एक चढ़े हुए रेल के हर डिब्बे में ठूस कर भरे और सुविधाओं व जानकारी के अभाव में भटकते हुए यात्रियों का दिखना बेहद आम था। भीड़ इस बार भी है, लेकिन सब कुछ नियंत्रित और सुव्यवस्थित है। पिछली बार की 4,500 ट्रेनों की तुलना में
भारतीय रेलवे द्वारा इस बार लगभग 7,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यही वजह है कि रेल यात्रियों का सफर पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे ने रिजर्व रैक भी रखे हैं और अधिक भीड़ होने पर इन्हें तत्काल स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा है। सुविधा सिर्फ अतिरिक्त ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों के खान पान की व्यवस्था, स्वच्छ टॉयलेट और मेडिकल सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। आरपीएफ के जवान मुसाफिरों को स्टेशन के बाहर से लाइन लगाकर ट्रेन आने पर बैरिकेड खोलकर उन्हें बर्थ तक ले जाकर बैठा रहे हैं। ये जो इंक्लोजर लगाए गए हैं, ये रेलवे और आरपीएफ की मदद से 100% हमारा ये सेफ है। कोई स्टैम्पेड नहीं होता इसके कारण, और जो जितने भी यात्री हैं बड़े सेफ एंड साउंड जाते हैं। इस दौरान यात्रियों की मेडिकल सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा गया है। बाहर जाके फार्मेसी वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी और हमें स्टेशन पे ही मिल गई। अच्छी बात है, अच्छा से ये ट्रीट किया, फर्स्ट एड किया, अच्छे से किया। त्योहार में यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए मुंबई, पुणे और नागपुर डिविजन्स में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सब सुविधा दिया हुआ है सरकार ने, गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छा नियम सुविधा दिया हुआ है। पहले पहले से बहुत बेहतर है। बेसिक नीड के जो है ह्यूमन का वो सब तो है, जितना पंडाल है वो सही है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खानपान, उपचार, एसी वेटिंग हॉल जैसी व्यवस्थाओं के साथ ही वृद्ध यात्रियों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन टिकट लेने के लिए 35 मशीनें लगाई गई हैं। ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने का तरीका यात्रियों को समझाने के लिए लखनऊ के डीआरएम और अन्य आला अधिकारी खुद जुटे दिखाई दिए। यहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम है, ऐसे ही हमारा बनारस, अयोध्या हर जगह है, और वहाँ पे रेगुलर राउंड द क्लॉक 3 से 4 जो आरपीएफ के सिपाही हैं जो ट्रेंड हैं प्रॉपर तरीके से, वो उसको मैन करते हैं। खास बात यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पूरे इंतजामों की निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार रात उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। त्योहार के सीजन में उमड़ी यात्रियों की भीड़ को जिस तरह से रेलवे ने संभाला है वह संतोषजनक तो है ही, सरकार के सुशासन और सेवा का भी उदाहरण है। मुंबई से शिशिर सेलार, दिल्ली से राजेश राज और लखनऊ ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात रेलवे के इंतजामों की, और अब बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी घमासान की। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताएं कि महाराष्ट्र और झारखंड में सियासी घमासान तेज हो चुका है। ब्रेक के बाद इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि अब तक हमने आपको भारत और कनाडा के संबंधों की जो बात थी उसमें हम आपको बताया कि किस तरह से भारत ने फटकार लगाई है। भारत ने कनाडा को खरी खरी सुनाई है और गारंटी कैसे फ्री बी गारंटी बनी है। कांग्रेस के गले की फांस और छठ पर रेलवे के क्या इंतजाम रहे, इससे जुड़ी खबर भी हमने आपको न्यूज़ नाइट में दिखाया है। और इसके बाद अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए, इससे जो सियासत है उसकी करेंगे, और इसके लिए सभी राजनीतिक दल प्रयासरत हैं कि जनता को कैसे अपने पाले में किया जाए। राज्य में एक ओर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत की अमर्यादित बयानबाजी पर बवाल है, तो दूसरी ओर एनसीपी के दोनों धड़ों ने अलग अलग दिवाली पड़वा बनाकर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। उधर उत्तर महाराष्ट्र में कृषि मुद्दों के अलावा महाराष्ट्र आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के बाद जोर पकड़ते प्रचार के बीच नेताओं की बयानबाजी का मामला भी तूल पकड़ने लगा है। मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता संजय राउत को अब भी अरविंद सावंत के बयान में कोई अपमानजनक बात नहीं लगती। शायद यही कारण होगा कि शाइना एनसी ने आपत्तिजनक बयान पर माफी मांगे जाने को नाटक करार दिया है। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। अरविंद सावंत ने माफी मांगी 30 घंटे बाद और संजय राउत ने बिल्कुल विपरीत कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और क्यों माफी मांगना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मैं इम्पोर्टेड। सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगी कि संजय राउत जी, आपको आपके फैक्ट्स नहीं पता है। 3 पीढ़ियों से हम दक्षिण मुंबई में रह के काम कर रहे हैं। मैंने इसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी बताया है। मेरी ननिहाल है मदनपुरा नागपाड़ा में, जहां से मुंबादेवी क्षेत्र में लड़ रही हूं। और कहीं ना कहीं उबाटा सेना को क्लियर करना चाहिए कि उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, माफी या नहीं माफी। और जो अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं तो मुंबादेवी के हर एक महिला को माफी मांगे, वो ही बेहतर होगा। इस बीच एनसीपी के दोनों धड़ों का राजनीतिक मतभेद पहली बार पवार फैमिली के जरिए मनाए गए दिवाली पड़वा में साफ नजर आया। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती में अपने आवासों पर अलग अलग दिवाली पड़वा मनाकर एक दूसरे की आलोचना करते हुए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी सहित विभिन्न दलों के कई कार्यकर्ता एनसीपी अजित पवार में शामिल हो गए। उधर चुनावी रण में सभी पार्टियां उत्तर महाराष्ट्र पर कड़ी नजर रख रही हैं। माना जा रहा है कि कृषि मुद्दों के अलावा मराठा आरक्षण इस क्षेत्र में एजेंडे पर हावी रहेगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति एक एक कदम विधानसभा चुनाव में फूंक फूंक कर रख रही है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेता भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर वो पानी फेर सकें। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। सियासत की झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी 81 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। पहले चरण में 43 सीटों पर 683 उम्मीदवार और दूसरे चरण में कुल 528 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने राज्य में आपस में दोस्ताना मुकाबले की घोषणा की है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर जहां विवाद खड़ा हो गया है, वहीं राज्य की खराब होती आर्थिक स्थिति के लिए भी हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष के निशाने पर है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी 81 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। पहले चरण के लिए जहां 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में कुल 588 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन ने शनिवार को रांची में एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर आपस में दोस्ताना मुकाबले के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और सीपीआई-एमएल के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य में अवैध घुसपैठ के साथ महिलाओं और युवाओं से किए गए झूठे वादों का मामला भी बड़ा मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पड़े पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। नौजवानों को न्याय भी मिलेगा। इस बीच 2019 और 2024 के नामांकन पत्रों में दर्ज हेमंत सोरेन की अलग अलग तिथि पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में
2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में ये संकल्प भी है हमारा पेपर लीक की पूरी जांच होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। राज्य में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर की देर शाम रांची पहुंचेंगे। 3 नवंबर को भाजपा का संकल्प पत्र जारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड पहुंचेंगे। उधर कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेताओं को भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाने की योजना है। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने कमान संभाल रखी है। दिवाकर कुमार और सोमेश पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के मुद्दे के विवाद गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए पहले के सभी नोटिस रद्द करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया। बैठक में कहा गया कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि किसानों की जमीनों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। और जम्मू कश्मीर के खायनार में आतंकवादियों के खिलाफ चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। पुलिस के महानिरीक्षक वीके विर्दी ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वे लश्कर का कमांडर था और 4 सुरक्षाकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। थांग मोहल्ले का एक कॉर्डन सर्च किया गया। जब कॉर्डन के दौरान जब हम लोग वहाँ पे सर्च और पार्टीज क्लोज थी तो अंदर से फायर का जो है वॉली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पे आया। तो उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आज अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। अब तक की ताज़ा 2 शिनाख्त और उसके हिसाब से ये फॉरेन मिलिटेंट, इसका जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी तस्दीक हो रही है। तो न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें आप देखिए फटाफट अंदाज में। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय सुरक्षा बलों को शनिवार को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ के दौरान 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। वहीं श्रीनगर शहर में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। नई दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा समारोह मनाया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने अपार आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती नववर्ष के अवसर पर गांधीनगर के सामुदायिक केंद्र में नागरिकों से मुलाकात की और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। छठ पर्व की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को दूसरी बार घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंचे, जहां से वो जहाज पर सवार होकर पटना के गाय घाट तक छठ घाटों का निरीक्षण किया। मथुरा में श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गोबर के बनाए गए श्री गिरिराज महाराज का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से मां गंगे के जयकारों के साथ निकली। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आर्मी बैंड की धुन के साथ डोली मुखबा के लिए रवाना की गई।